नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, किसान बिल के विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, किसानों के बीच जाकर विधेयक पर करे बात। दूसरा न्यूज, जीएसटी के पहले 2 साल में क्षतिपूर्ति राशि का हुआ अन्यत्र इस्तेमाल, कानून का हुआ उल्लंघन। तीसरा न्यूज, 3 साल में 35,90,000 फर्जी फर्म के जीएसटी पंजीयन हुए रद्द। चौथा न्यूज, यूपी में 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की 29 सितंबर को होगी घोषणा। अगला न्यूज, कोवैक्सीन के ट्रायल को योगी सरकार की मंजूरी, इन शहरों में होगा परीक्षण। छठवां न्यूज, अरविंद केजरीवाल का अपमानजनक वीडियो अपलोड करने वाले लोगों पर होगी एफआईआर, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश। इसी के साथ अगली न्यूज, 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, वोडाफोन ने जीता अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस। शहरी सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा के लिए आरबीआई ने रखा 5 सूत्रीय प्रस्ताव। 12वीं के छात्रों को 25,000 रुपये और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये देगी बिहार सरकार। यस बैंक का घोटाला मामला, राणा कपूर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, लंदन में करोड़ों का फ्लैट किया जब्त। जानेंगे एक एक समाचार, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। किसान बिल के विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी, किसानों के बीच जाकर विधेयक पर बात करें। पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसानों के बीच जाकर किसान विधेयक पर उनके संदेहों को दूर करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में बातचीत की और किसान विधेयक बिल 2020 को लेकर विपक्ष के विरोध की आलोचना की। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से किसानों के बीच जाकर किसान विधेयक पर उनके संदेहों को दूर करने की सलाह दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से ही किसानों और मजदूरों को उलझे हुए वादे और कानून मिले हैं और उनकी सरकार ने बड़े सुधार लाने में अहम योगदान दिया है। संसद में पास हुए 3 बिलों के विरोध में पंजाब और हरियाणा में किसान बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को ग्राउंड पर किसानों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें एक कृषि सुधारों की अहमियत और जानकारियों को आसान शब्दों में समझाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि ये बिल उन्हें कैसे सशक्त करेगा और ज़मीन पर हमारा संपर्क वर्चुअल दुनिया से फैले प्रोपोगंडा का मुकाबला करेगा। मोदी ने विपक्ष को निशाना पर लेते हुए कहा कि किसानों से हमारा झूठ बोलने वाले कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। किसानों को ऐसी किसी अफवाहों से बचना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हमें किसानों के भविष्य को उज्जवल बनाने। और पीएम ने कहा कि किसान और श्रमिक के नाम पर देश में राज्यों में अनेक बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादा और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और ना ही श्रमिक किसानों को ऐसे कानून में उलझा कर रखा गया है जिसके कारण वे अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर कर्ज जरूर बढ़ता गया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर,
जीएसटी के पहले 2 साल में क्षतिपूर्ति राशि का हुआ अन्यत्र इस्तेमाल, कानून का हुआ उल्लंघन। केंद्र सरकार ने माल एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के क्रियान्वयन के पहले 2 साल में जीएसटी मुआवजे की 47,272 करोड़ रुपए की राशि को गलत तरीके से रोककर कानून का उल्लंघन किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया जो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर कानून का उल्लंघन है। इस राशि का इस्तेमाल राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए ही किया जाना था। सरकारी खातों पर जारी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कैग ने कहा कि इस राशि को सतत जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह कोष में डाला जाना था। वर्ष 2017 से जीएसटी लागू किए जाने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए यह कोष बनाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया जो जीएसटी कानून का उल्लंघन है। कैग ने कहा कि जीएसटी मुआवजा उपकर कानून 2017 के तहत उपकर लगाने का प्रावधान है जिससे राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई की जाती है। कानून और लेखा प्रक्रिया के तहत किसी वर्ष के दौरान उपकर के रूप में जुटाई गई राशि को जीएसटी मुआवजा उपकर कोष में जमा करना होता है। यह लोक खाते का हिस्सा होता है। कैग ने कहा कि वर्ष 2017-18 में 62,612 करोड़ रुपए की राशि क्षतिपूर्ति उपकर के रूप में जुटाई गई। इसमें से 56,146 करोड़ रुपए की राशि ही उपकर कोष में हस्तांतरित की गई। इसी तरह वर्ष 2018-19 में उपकर से 95,081 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई, जबकि 54,275 करोड़ रुपए की राशि ही क्षतिपूर्ति कोष में हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2017-18 में क्षतिपूर्ति उपकर कोष में 64,66 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में 40,806 करोड़ रुपए की राशि कोष में जमा नहीं कराई गई है। कैग ने कहा कि केंद्र ने इस राशि का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों के लिए किया जिससे साल के दौरान राजस्व प्राप्तियां बढ़ गई, जबकि राजकोषीय घाटे को कम दिखाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि उपकर की पूरी राशि को कोष में जमा नहीं कराना जीएसटी क्षतिपूर्ति कानून 2017 का उल्लंघन है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 3 साल में 35,90,000 फर्जी फर्म के जीएसटी पंजीयन हुए रद्द। देश में 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का शुभारंभ कर एक देश एक टैक्स के स्वरूप को साकार किया गया। इसमें व्यापार कर के नाम पर होने वाली सभी धांधली को रोका जाना था। केंद्र सरकार के इस कदम का प्रभाव अब दिखने लगा है। देश में अलग अलग राज्यों में फर्जी फर्म बनाकर सरकार से रिटर्न के नाम पर वसूली करने वाली की अब पोल खुल गई है। दैनिक जागरण की आरटीआर का जवाब देते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन संस्था गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क जीएसटीएन ने बताया कि बीते 3 सालों में देश के सभी राज्यों में 35,90,625 फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। यह वह फर्म थी जो केवल कागजों में संचालित होती थी। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की 29 सितंबर को होगी घोषणा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि 3 से 4 राज्यों की तरफ से उपचुनाव के आयोजन को लेकर कुछ रिजर्वेशन किए गए हैं। इस पर बैठक के बाद 29 सितंबर की शाम को तारीख की घोषणा की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा 29 सितंबर को होगी। इससे पहले कयास लगाया जा रहा था कि शुक्रवार को बिहार चुनाव के साथ ही यूपी उपचुनाव की भी तारीख आ जाएगी। हालांकि उपचुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि 29 सितंबर की शाम को जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनकी तारीखें बता दी जाएगी। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 3 से 4 राज्यों की तरफ से उपचुनाव के आयोजन को लेकर कुछ रिजर्वेशंस किया गया है। इस पर बैठक के बाद 29 सितंबर की शाम को घोषणा की जाएगी। बता दें कि यूपी की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस उपचुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव के लिहाज से खास अहम माना जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते इस बार के चुनाव अलग तरीके से होंगे। जिस 8 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। ये 2 सीटें जौनपुर की मल्हनी और राजपुर की स्वार सीट है। बाकी 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। इसमें से 2 सीटें प्रदेश सरकार के मंत्रियों के निधन से खाली हुई हैं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोवैक्सीन के ट्रायल को योगी सरकार की मंजूरी, इन शहर में होगा परीक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए लखनऊ और गोरखपुर में किए जाने की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने सरकार की ओर से जारी पत्र में इसकी जानकारी दी है। यह पत्र भारत बायोटेक के डायरेक्टर वी कृष्णा मोहन को भेजा गया है। पत्र में लिखा है, कोवैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को उत्तर प्रदेश में किए जाने संबंधित अनुमति दी जाती है। भारत बायोटेक को लखनऊ और गोरखपुर में वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार आपको क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लखनऊ के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर RK थीमन और गोरखपुर के लिए BRD मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल का अपमानजनक वीडियो अपलोड करने वालों पर होगी FIR। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिया आदेश। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल के मार्फर्ड वीडियो अपलोड करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस को 1 सप्ताह के भीतर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। वकील और कार्यकर्ता अमित साहनी ने पहले केजरीवाल के वीडियो को अपलोड करने और प्रसारित करने के लिए प्रासंगिक प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किशोर कुमार ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन बाद 12 फरवरी 2020 को अरविंद केजरीवाल को लेकर जानबूझकर और अनुचित रूप से एक दुर्भावनापूर्ण अश्लील सामग्री गीत को अपलोड करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता और वकील अमित साहनी ने तर्क दिया कि उपरोक्त वीडियो 12 फरवरी 2020 को अपलोड किया गया था और 11 फरवरी 2020 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ था। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य संविधान के निर्वाचित मुख्यमंत्री को अपमानित करना था, जो बच्चों के लिए हानिकारक है, जो यह नहीं समझ सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री नहीं है। वीडियो को गलत इरादे से बनाया गया है। साहनी ने तर्क दिया कि गीत के स्वर और तरीके न केवल संवैधानिक रूप से चुने गए बल्कि मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जनता और मतदाताओं को भी अपमानजनक तरीके से संबोधित कर रहे हैं।
जिन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल को चुनने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी के लिए मतदान करते समय अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया था। यह भी तर्क दिया गया था कि इस वीडियो के अलावा और भी अपमानजनक सामग्री सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती हैं, लेकिन बच्चे जो यह पहचानने में असमर्थ हैं ये माफर्ड वीडियो है। वे माफर्ड वीडियो के गाने में इस्तेमाल किए गए अश्लील और अपमानजनक शब्दों को सकारात्मक तरीके से ग्रहण करते हैं, जैसे गलत तरीके से दिखाए गए वीडियो में वो अरविंद केजरीवाल ने ही गाए हों। साहानी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल ने वर्तमान कठिन पारंपरिक राजनीतिक में खुद को स्थापित किया है और विशेष रूप से युवाओं, किशोरों और बच्चों की एक बड़ी संख्या उनके भाषणों का अनुसरण करती है, क्योंकि वह एक उत्कृष्ट अकादमिक प्रोफाइल वाले आदमी हैं जो IIT से पास आउट और भारतीय राजस्व सेवा IRS के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आरामदायक नौकरी छोड़कर समाज सेवा के लिए एक राजनेता के रूप में राजनीति में आए हैं। सुनवाई के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया है कि राजनेता की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन राजनीति में होना और विशेष रूप से स्थापित करियर को छोड़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है और इसके साथ ही सभी वर्ग के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। वकील और कार्यकर्ता अमित साहानी द्वारा दी गई दलीलों से संतुष्ट होने के बाद कोर्ट ने दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट थाना पुलिस को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC और सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों के तहत एक FIR दर्ज करने के लिए निर्देश दिया है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में सरकार को झटका, वोडाफोन ने जीता अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ के टैक्स विवाद मामले में भारत सरकार को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है। कंपनी की ओर से शुक्रवार को बताया गया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ बकाए और 7,900 करोड़ जुर्माने वाले एक अहम केस में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है। वोडाफोन ने 2016 में भारत सरकार के खिलाफ सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यानी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिकरण के पास याचिका दाखिल की थी। यह विवाद लाइसेंस फीस और एयरवेव्स के इस्तेमाल का रेट्रोएक्टिव टैक्स क्लेम को लेकर शुरू हुआ था। कंपनी के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि अधिकरण में अपने फैसले में कहा कि भारत सरकार की ओर से वोडाफोन पर टैक्स लायबिलिटी यानी कर योग्यता थोपना भारत और नेदरलैंड के बीच हुए निवेश संधि समझौते का उल्लंघन है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शहरी सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा के लिए RBI ने रखा 5 सूत्री प्रस्ताव। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंकों UCB के समक्ष आने वाले साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए 5 सूत्रीय वाले रणनीतिक दृष्टिकोण गार्ड को सामने रखा है। रिजर्व बैंक ने अपने दस्तावेज शहरी सहकारी बैंक की साइबर सुरक्षा के लिए तकनीकी दृष्टिकोण 2020-23 में कहा कि साइबर घटनाओं और हमलों की संख्या आवृत्ति तथा प्रभाव हाल के दिनों में कई गुने बढ़ गए हैं। ये UCB समेत वित्तीय क्षेत्र के मामलों में काफ़ी बड़े हैं। RBI ने कहा अतः यह आवश्यक हो गया है कि साइबर हमलों से बचाव, उनकी पहचान, प्रतिक्रिया तथा उनसे उबरने के लिए UCB की साइबर सुरक्षा को विस्तृत बनाया जाए। रिजर्व बैंक के 5 स्तंभों वाले रणनीति दृष्टिकोण गार्ड में गवर्नेंस, ओवरसाइट, यूटाइल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, उपयुक्त विनियम एवं
पर्यवेक्षण, मजबूत सहयोग और आवश्यक आईटी व साइबर सुरक्षा कौशल विकसित करना शामिल है। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। 12वीं पास छात्रों को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये देगी बिहार सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अगले कार्यकाल के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी है। शुक्रवार की शाम जदयू मुख्यालय स्थित करपुंडी सभागार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले चुनाव में 7 निश्चय की घोषणा की थी, जो वादा किया था उसका एक काम किया। अगर मौका मिला तो 7 निश्चय पार्ट 2 लाऊंगा। इसके तहत जो भी काम होगा उसका मेंटेनेंस अनुसरण कराएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार के लिए वे दूसरा 7 निश्चय लाएंगे। इसका पहला निश्चय होगा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। इसके तहत कौशल और उद्यमी के विकास के लिए अलग विभाग बनाएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक इसके अधीन होंगे। सबको नौकरी मिल नहीं सकती, लेकिन प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था होगी कि सबको कोई न कोई काम मिल सके। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। उद्यमिता विकास का काम करने की चाह रखने वाले सभी की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय 2 के तहत दूसरा निश्चय सशक्ति महिला, समक्ष महिला होगा। महिलाओं को उद्यमिता के लिए विशेष सुविधा मिलेगी। उद्यमिता के लिए महिलाओं को 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। 5 लाख लोन व 5 लाख का अनुदान। इंटर पास अविवाहिता बेटियों को 10,000 की जगह 25,000 और स्नातक पास बेटियों को 25,000 की जगह 50,000 रुपये मिलेगी। क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तीसरा निश्चय हर खेत में सिंचाई के लिए पानी होगा। चौथा निश्चय हर स्वच्छ गांव समृद्धि गांव के तहत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। ठोस व तरल अवशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। पूर्व के 7 निश्चयों को मेंटेनेंस की व्यवस्था और पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास करेंगे। 5वां निश्चय होगा स्वच्छ शहर, विकसित शहर। इसके तहत वृद्धजनों के लिए राज्य के हर शहर में आश्रय स्थल बनवाएंगे। शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवास का निर्माण होगा। ये इमारतें नगर निगम क्षेत्रों के अलावा सभी नगर निकायों और नगर पंचायतों में भी बनेंगे। राज्य भर के सभी घाटों पर मोक्ष धाम बनवाएंगे, जहां विद्युत सौदाह गृह की व्यवस्था होगी। सभी शहरों में स्ट्राम वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर उनका 6ठा निश्चय दुर्लभ संपर्कता होगा। हर गांव को जोड़ते हुए बेहतर संपर्कता की सुविधा दी जाएगी, ताकि किसी को कहीं भी जाने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही जितने शहरी इलाके हैं जहां आबादी का घनत्व तो अधिक है, वहां बाईपास का निर्माण कराएंगे। फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों का निर्माण होगा। 7वां निश्चय होगा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। इसके तहत लोगों के साथ साथ पशुओं के लिए भी इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था बहाल होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, विधान पार्षद देवेंद्र चंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यस बैंक घोटाला मामला, राणा कपूर के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। लंदन में करोड़ों का फ्लैट किया गया जब्त। अब तक की जांच में पता चला है कि संपत्ति की बिक्री के लिए लंदन की कई वेबसाइटों पर भी दिखाया गया था कि ईडी के एक आला अधिकारी के मुताबिक यह फ्लैट DOIT क्रिएशंस जर्सी लिमिटेड के नाम से खरीदा गया था, जिसमें आरोपी राणा कपूर भी शामिल थे। यस बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बैंक के पूर्व चेयरमैन राणा कपूर के लंदन में स्थित एक फ्लैट को आरंभिक तौर पर जब्त किया है। यह फ्लैट राणा कपूर ने साल 2007 में 93 करोड़ में खरीदा था और अब इसकी कीमत 127 करोड़ रुपए बताई जाती है। ईडी को यह भी पता चला है कि
राणा कपूर लंदन की अपनी इस जायदाद को बेचने की फिराक में था और उसने इसके लिए लंदन में कई प्रतिष्ठित डीलरों से संपर्क भी किया हुआ था। अब तक की जांच से पता चला है कि संपत्ति को बिक्री के लिए लंदन की कई वेबसाइटों पर भी दिखाया गया था। ईडी के एक आला अधिकारी के मुताबिक यह फ्लैट DOIT क्रिएशंस जर्सी लिमिटेड के नाम से खरीदा गया था, जिसमें आरोपी राणा कपूर भी शामिल बताया गया है। ईडी के अलावा अधिकारियों के मुताबिक यह मामला CBI की FIR के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया था। इस मामले में आरोप है कि तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर राणा कपूर यस बैंक के चेयरमैन के तौर पर वधावन वस्तुओं समेत अनेक प्राइवेट कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिया और बैंक को नुकसान पहुंचाया। यह भी आरोप है कि इस लोन देने के पीछे राणा कपूर को रिश्वत के तौर पर सैकड़ों करोड़ रुपए की रकम दी गई। आरोप के मुताबिक जिन लोगों को लोन के सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए, उन लोगों ने लोन की धनराशि उस काम में नहीं खर्च की जिस काम के लिए लोन लिया गया था, बल्कि सेल कंपनियों के जरिए बैंक से लोन के तौर पर ली गई रकम को कहीं और भेज दिया गया। ईडी ने इस मामले में राणा कपूर समेत वधावन बंधुओं को गिरफ्तार भी किया था। ईडी इस मामले में अब तक 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति जब्त कर चुका है, जो राणा कपूर के अलावा DHLF के मालिकों वधावन बंधुओं की बताई गई है। ईडी ने मामले में अनेक आरोप पत्र कोर्ट में सामने पेश किए हैं और मामले की जांच अभी भी जारी है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि इस वीडियो में आपको कौन सा न्यूज़ अच्छा लगा।